डॉक्टर बलबीर कौर मैम का स्वागत करती हूँ, जो पिछले 3 दिनों से अपने विषय अब गहरे में उतरे को लेकर हमारे सम्मुख हैं, हमारे साथ हैं। आज मैं चाहूँगी कि इस विषय को पूरा कर लिया जाए और ये जो विषय है डीपली मूविंग इनटू द नाउ, जो एकांत टोले की बुक से लिया गया है, जिसका नाम है वर्तमान की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। मैम आप प्लीज आइए और इस विषय को आज पूर्ण कीजिए। सभी को नमस्कार। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ का तीसरा चैप्टर लेके, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। जो हमने पहले किया है थोड़ा सा उसके ऊपर नजर मार लेते हैं कि हमें गहरे में उतरना है। किसके गहरे में? अब के वर्तमान के गहरे में उतरना है। तो हमें खुद को मन में तलाश नहीं करना है। गहरे में उतरने के लिए अब में मन में तलाश नहीं करना है, बल्कि समय के भ्रम को तोड़ना है। जो मन का समय के साथ मिलना जुलना है, मन के साथ एकाकार है, उसको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि यह वर्तमान सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब से बाहर कुछ भी नहीं है। नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ। जो कुछ भी है इसके अंदर ही है। और अब ही वर्तमान ही आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत है। इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए अब में होना ही बहुत जरूरी है। अब में अगर हम नहीं रहते हैं तो उससे हमें दिक्कत आती है। इसलिए अब की शक्ति में प्रवेश करना जरूरी है। मैंने कल बताया था, जब मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रही थी, कि जब लेखक ने बजाय वर्तमान की शाश्वतता और दूसरी चीजों का जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो बाहर पेड़ की तरफ देख रहे थे। तो जो पेड़ की तरफ देखा और पेड़ के साथ एकाकार हुआ, तो उससे उनका क्या हुआ? वो अब की शक्ति में प्रवेश कर गए। और उस शक्ति में प्रवेश करने के बाद उनका क्या हुआ कि आत्म अवलोकन करने से उनके जीवन में अधिक उपस्थितता, अधिक विद्यमानता अपने आप ही चली आई। क्योंकि वो अब में आ गए थे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन उन्होंने करनी शुरू की, तो वह वहां पर उपस्थित हो गए थे। यानी जब आप अपने मन का अवलोकन करने की अवस्था में होते हैं, तब आप उसके जाल में नहीं फंसते हैं। तब एक अन्य कारक प्रवेश कर लेता है जो मन का नहीं होता, और वह होता है प्रत्यक्षदर्शी वर्तमान। इसलिए वर्तमान में रहने के लिए हमें जरूरी है कि हम मानसिक समय को अलविदा कह दें। और यहां तक कि एनलाइटेंड व्यक्ति जो हैं, वो भी ध्यान का मुख्य फोकस हमेशा अब पर ही रखते हैं। लेकिन वो घड़ी वाले समय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मानसिक समय से, यानी मन के समय से वो हमेशा मुक्त रहते हैं, उसके चंगुल में नहीं फंसते हैं। कहने का अर्थ ये है कि समस्या केवल एक ही है कि खुद को समय के साथ बांध लेने वाला आपका मन। तो यह इस मन से हम तभी मुक्त होंगे और हमारी समस्याएं तभी खत्म होंगी जब हम इससे निकल जाएंगे। समय में, यानी अतीत में या भविष्य में कोई मुक्ति नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता। आप भविष्य में स्वतंत्र नहीं हो सकते। वर्तमान ही स्वतंत्रता की कुंजी है। इसलिए केवल आप अब में ही स्वतंत्र हो सकते हो। आज हम शुरू करेंगे कि अपने जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलाश करना। कैसे होगा ये जीवन की तलाश जब हमारी परिस्थितियां हैं? लेखक कहते हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूं। जैसे कि होता है इस समय में भी, जब मैं अब में हूं तो भी मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। ये एक तथ्य है। और अगर मैं खुद को ये समझाने लगूंगा कि ये सब कुछ ठीक है जबकि कुछ भी ठीक नहीं है, तब मैं खुद को बहका रहा हूं। मेरे लिए तो वर्तमान पल बड़ा ही दुखद है। वह मुझे बिल्कुल भी मुक्ति नहीं दे रहा, ना मेरा उद्धार कर रहा। तो लेखक के साथ क्या ऐसी बात हुई जो उसने ऐसा फील किया? क्योंकि वो भविष्य में देख रहे थे।
जो चीज मुझे चला रही है, लेखक कहते हैं, वह है भविष्य में किसी सुधार की संभावना। यानी एक आशा से बंधे हुए थे, अब में रहते हुए भी वो भविष्य की एक आशा में बंधे हुए थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा कि वर्तमान पल में भी आके मेरा सुधार हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसे समय द्वारा, अतीत और भविष्य द्वारा पूरी तरह हड़प लिया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मैं पूरी तरह विद्यमान हूं और दुखी भी हूं। लेखक खुद ही उसका जवाब देते हैं कि मैं विद्यमान ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हम वर्तमान में हो और हमारे दुख खत्म ना हो। तो आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं, जिस भूत और भविष्य काल को आप अपना जीवन कह रहे हैं, उसमें कुछ बातें जिस तरह हुई हैं, आप नहीं चाहते थे कि वे उस तरह हों। अतीत में जो कुछ भी हुआ, आप अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं। और अब जो आपका अब है, वर्तमान है, जो है आशा है, वह है जो आपको चलाती रहती है। अब में होने के बाद भी आप एक भविष्य की आशा बनाए रखते हो जो कि आपको चलाती रहती है, लेकिन आशा आपके फोकस को भविष्य पर ही केंद्रित रखती है। यह निरंतर फोकस अब के प्रति आपकी अस्वीकृति को, आपके विरोध को स्थायी बनाए रखता है, और इस तरह आपके दुख भी फिर स्थायी बन जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये सच है कि मेरे वर्तमान जीवन की परिस्थिति उन बातों का परिणाम है जो कि अतीत में घटित हुई थी, लेकिन फिर भी वह मेरी वर्तमान जीवन परिस्थिति तो है ही, लेकिन इसमें फंसा होना मुझे दुखी कर देता है। कुछ देर के लिए अपने जीवन परिस्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यानी जीवन और जीवन परिस्थिति में अंतर करना सीखिए। ये अंतर क्या है कि आपकी जीवन परिस्थिति का वजूद हमेशा समय में रहा करता है, अतीत और भविष्य में रहा करता है, जबकि आपका जीवन तो अब है, वर्तमान है। आपकी जीवन परिस्थिति आपके मन का मामला है, आपका जीवन वास्तविकता है। इसलिए वो कहते हैं जीवन परिस्थिति में और जीवन में अंतर को समझिए, खोजिए, देखिए, जानिए उस संकरे द्वार को, उस तंग दरवाजे को जो कि जीवन की ओर ले जाता है, और उसे हम कहते हैं अब। अपने जीवन को समेटकर इस अब के, इस वर्तमान के पल में ले आइए। आपकी जीवन परिस्थिति समस्याओं से भरी हो सकती है, लेकिन अधिकांश जीवन परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक हो सकती है दूसरी नहीं हो सकती। मोस्टली जीवन परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन यह तो देखिए कि क्या इस पल में कोई समस्या है, आने वाले कल में नहीं, और न ही 10 मिनट बाद भी, बल्कि अब में क्या आपको कोई समस्या है? जब आप समस्याओं से भरे होते हैं तब कुछ भी नया प्रवेश नहीं हो सकता, समाधान तक की जगह नहीं बचती। जब आप समस्याओं से भरे होते हैं तो थोड़ा सा भी स्थान आपके पास नहीं होता और समाधान के लिए भी जगह नहीं बच सकती। इसलिए जब भी आप कर सकें थोड़ी जगह बनाइए, थोड़ा खाली स्थान बनाइए, ताकि जीवन परिस्थिति के तले आप जीवन को पा सकें। जो भी स्थितियां हैं आपकी, उसमें सुखद रूप से रहने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्थान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप? अपनी ज्ञानेंद्रियों को पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। जहां हैं वहां रहिए, चारों तरफ देखिए, केवल देखिए, विश्लेषण मत कीजिए। प्रकाश को, आकृतियों को, रंगों को, बनावट को, हर चीज की मौन उपस्थिति से अवगत रहिए। जो कुछ भी चीज आपके सामने है, चाहे जीव है, चाहे निर्जीव है, चाहे सजीव है, सभी को आप मौन उपस्थिति से देखिए। उस खाली स्थान से अवगत रहिए जो चीजों को होने देता है। जब चीजें होती हैं तो किस में होती हैं? वो खाली समय के अंदर होती हैं। उसके ऊपर खाली स्थान से अवगत रहिए। आवाजों को ध्यान से सुनिए, उनकी विवेचना मत कीजिए। कैसी हैं वो आवाजें, उनका विवेचन मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। आवाजों के नीचे रहने वाली खामोशी को सुनिए। आप देखते हो कई बार पानी में मेंढक टटराते हैं, जो टटरा रहे होते हैं, तो आप बड़े शांत होकर सुनिए, तो उनके नीचे आपको एक खामोशी सुनाई देगी। किसी चीज को छूइए मत,
किसी भी चीज को, उसे और उसके होने को महसूस कीजिए। एक किताब रखी है और आप किताब को देख रहे हैं, तो जो किताब को जब आप छूते नहीं हैं तो वो रखी है, उसका जो होना है उसको महसूस करना है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। अपनी आती जाती सांसों की ताल पर ध्यान दीजिए, उसका रिदम क्या है, वो कैसे चल रही है। हवा का अंदर आना और बाहर जाना महसूस कीजिए। इस जीवन शक्ति को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए। हर चीज को होने दीजिए, भीतर भी और बाहर भी। सभी चीजों के हैपन को वैसा ही रहने दीजिए और फिर अब में गहरे उतरिए। यानी जो एक प्राकृतिक होना चल रहा है, उसमें कोई भी व्यवधान ना डाल के आप उनके साथ बने रहेंगे तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से आप गहरे में अब में उतरना शुरू कर देंगे। और आप फिर समय की जो मानसिक कल्पनाएं हैं, उनके कल्पनाओं के से जो बेहोशी आती है, अचैतन्यता आती है, उस संसार को पीछे छोड़ते चले जाएंगे और उस विक्षिप्त मन से, उस पागल मन से, उस मैड मन से बाहर निकल कर आ रहे होंगे, जो कि आपकी जीवन ऊर्जा को अक्सर सोख लिया करता है, खत्म कर दिया जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे इस धरती को धीरे धीरे जहरीला विषाक्त बना रहा है, विनाश कर रहा है, तब आप समय के सोपन लोक से जागकर, सपनों के संसार से निकलकर वर्तमान में आंखें खोल रहे होंगे। जितनी भी समस्याएं हैं वे सब मन की ही भ्रांतियां हैं। जो हम कहते हैं कि समस्याएं हैं, ये मन भ्रांतियां उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक भारी बोझ हट गया है और हल्कापन महसूस हो रहा है। लेखक कहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं कि मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं कि मेरी समस्याएं तो अभी भी मेरी बाट देख रही हैं। क्या ऐसा नहीं है? उनका समाधान थोड़ा ना हुआ। क्या मैं अस्थायी तौर पर उन्हें केवल टाल नहीं रहा हूं? जब ये सारी बातें हो रही हैं तो लेखक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी समस्याएं टाली जा रही हैं, मैं टाल रहा हूं उनको। अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहां भी आप थोड़ी देर बाद यही कहेंगे कि हाँ, लेकिन स्वर्ग में होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि समस्या तो दरअसल कोई होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती हैं जिन्हें या तो अब के साथ वर्तमान में रहकर सुलझाया जाना होता है या उन्हें वर्तमान पल के है के हिस्से के रूप में स्वीकार करना होता है, और या उसे तब तक के लिए अकेला छोड़ देना होता है जब तक कि वह स्वयं ना बदल जाए और जब तक कि उससे हम खुद निपटने में सक्षम ना हो जाए। दूसरे शब्दों में, समस्याएं मन के द्वारा बनाई होती हैं, मन के द्वारा रचित होती हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की, अतीत की, भविष्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समस्याएं अब में वास्तविकता में नहीं टिक पाती हैं। अब पर अपने ध्यान को फोकस कीजिए और अब बताइए कि क्या इस पल आपकी कोई समस्या है? मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपके ध्यान का फोकस पूरी तरह अब में हो तब किसी समस्या का होना संभव ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई स्थिति अवश्य हो सकती है जिसे या तो सुलझाया जा सकता है या स्वीकार किया जाना होता है या उस समस्या को बना के रखा जाना होता, समस्या का हल नहीं हो पाता। तो वो कहते हैं कि फिर उसे समस्या क्यों बनाया जाए, किसी भी बात को समस्या क्यों बनाया जाए, क्योंकि जीवन जैसा भी है क्या वह अपने आप में एक चुनौती नहीं है? आपको समस्याएं किस लिए चाहिए? आपका मन तभी समस्याओं को गले लगाया करता है जब वह चैतन्य नहीं होता, होश में नहीं होता, बल्कि बेखुदी में अपने खुद से अलग होता है, बेसुधी में, उसको कोई होश नहीं होता, क्योंकि तब समस्याएं आपको एक प्रकार की पहचान देती है। यह एक आम बात है, लेकिन ये पागलपन है। समस्या का मतलब है कि आप किसी स्थिति पर मानसिक रूप से डेरा डालकर बैठ गए हैं जिसमें कि अभी कोई कदम उठाने का ना कोई आपका सच्चा इरादा है और शायद ना ही कोई संभावना है, और यह भी कि अनजाने में ही आप उस समस्या को अपने अहंकार का एक हिस्सा बना रहे हैं।
अपनी जीवन स्थिति से हम इतने आक्रांत हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने स्थिति से ढह जाते हैं कि तब आप जीवन की बीइंग की, अपनी चेतना को ही खो बैठते हैं। या आप अपने मन में ऐसी सैकड़ों बातों का पागलपन वाला बोझ लेकर घूम रहे होते हैं, जिन्हें कि भविष्य में आपको करना होगा या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपने अवधान का फोकस, अपने ध्यान का फोकस उस बात पर रखें जिसे आप अभी कर सकते हैं। जब भी आप कोई समस्या पैदा करते हैं, तब आप दुख ही पैदा कर रहे होते हैं। आपके सामने एक सीधा सा सरल सा चुनाव है, कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं करूंगा, कोई और समस्या पैदा नहीं करूंगा। हालांकि एक सामान्य सा चुनाव है, लेकिन ये बड़ा ही परिवर्तनकारी चुनाव है। लेकिन आप ये चुनाव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप दुख से वाकई उब ना गए हो, दुख ने आपको बुरी तरह से घेर ना लिया हो, आप उकता ना गए हो। आपको जब तक दुख थोक में ना मिल गया हो, तब तक आप इस चुनाव के निर्णय की तरफ आते ही नहीं। जब तक कि आप अब की वर्तमान शक्ति को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप इस चुनाव को पूरा नहीं कर सकते। इस तरह जब आप अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं करते हैं, तब आप औरों के लिए भी कोई दुख पैदा नहीं करते हैं। तब न तो आप इस सुंदर धरती को, न अपने भीतर के आकाश को, और न ही सामूहिक मानवीय मानस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समस्या गढ़ने की नकारात्मकता की ओर ढकेलते हैं और उसको अधिक दूषित करते हैं, अधिक पॉल्यूट करते हैं। अगर कभी आपके जीवन में जीवन मरण जैसी आपात स्थिति हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि वह स्थिति कोई समस्या नहीं थी। मन के पास इतना समय ही नहीं था कि उसे गंवाए और उस स्थिति को समस्या बनाए, बल्कि वो तो एकदम उसका सामना करने के लिए तैयार था। जब वाकई कोई आपात स्थिति आती है, तब मन थम जाता है। तब आप पूरी तरह से अब में उपस्थित रहते हो और कोई अनंत शक्तिशाली चीज कार्यभार संभाल लेती है। उस वक्त ऐसी शक्तिशाली चीज संभाल लेती है जो कि मन वहां पर नहीं होता। यही कारण है कि ऐसी अनेक रिपोर्ट उपलब्ध हैं कि साधारण लोग भी अचानक ही अविश्वसनीय साहस का कम कर जाते हैं और किसी आपात अवस्था में या तो आप बच जाते हैं या नहीं बच जाते हैं। दोनों ही तरह कोई भी समस्या नहीं। बच जाते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं बचते तो भी कोई समस्या नहीं। कुछ लोग जब नाराज होते हैं, लेखक बता रहे हैं कि जब मैं कहता हूं कि समस्याएं तो भ्रांतियां होती हैं, जो वे हैं उनके उस एहसास के लिए तब जैसे मैं एक खतरा बन जाता हूं। क्यों खतरा बन जाता हूं? क्योंकि उन लोगों ने एक झूठे अहंकार को बनाने के लिए उन्होंने काफी समय लगाया होता है। बरसों तक बेखुदी में वे अपनी पूरी पहचान को अपनी समस्याओं या अपने दुखों के रूप में ही परिभाषित करते आए हैं। जब इनको ये कहा जाता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि इन समस्याओं के बिना भला वो क्या रह जाएंगे, उनका अस्तित्व तो इन समस्याओं के साथ ही है। तो लोग जो कुछ कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, दरअसल उसका एक बड़ा हिस्सा डर के द्वारा प्रेरित किया होता है। डर तो हमेशा ही भविष्य पर अपना फोकस रखता है और अब से निकलने से जुड़ा रहता है। अब में चूंकि कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई डर और भय भी नहीं रहता है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे अब के साथ निपटाए जाने की आवश्यकता हो, तो आपकी क्रिया, आपकी चेष्टा बिल्कुल स्पष्ट और विवेक संपन्न होगी, बशर्ते कि ये वर्तमान पल की सजगता में से पैदा हुई हो, वर्तमान में जो आपका होश है रखा उसमें से पैदा हुई हो। साथ ही वह प्रभावी भी होगी, क्योंकि यह आपके मन की पास्ट कंडीशनिंग की रिएक्शन से पैदा नहीं हो रही, बल्कि यह इंट्यूटिव रिस्पॉन्स है सिचुएशन के प्रति। जो भी सिचुएशन आती है, अंदर से जो आपका एक इंट्यूशन आती है, उसका भाग है। तो अन्य अवसरों पर समय से बंधा मन अगर प्रतिक्रिया कर ही देता है, तो आप देखेंगे कि कुछ न करना यानी केवल अब में ठहरे रहना ही अधिक सही साबित होता है, कारगर साबित होता है। ऐसे में चेतना के विकास में एक बड़ी छलांग लगती है, ये क्वांटम लीप इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेखक बताते हैं
कि मन और समय की जिस अवस्था से मुक्त होने का आपने जिक्र किया है, मैं उसकी कुछ झलक पा चुका हूं। लेकिन भूत और भविष्य इतने प्रबल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि मैं बहुत देर तक इस स्थिति में उनको अपने से दूर रख नहीं पाता। चेतना की समय से बंधे रहने वाली ये रीति नीति मनुष्य की साइकी में, मनुष्य की सोच में, मनुष्य के मनस में बहुत गहराई तक समाई हुई है। लेकिन जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वह उस गहन रूपांतरण का हिस्सा बनना, जो कि इस प्लेनेट की, अर्थ प्लेनेट की जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मैं उसके और उसके पार भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी और उसके पार भी ये काम हो रहा है। यानी भौतिकता, रूप, आकार और अलगाव की स्वप्न अवस्था में पड़ी चेतना को जगाना, यानी समय का अंत करना। दूसरे शब्दों में, द अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ड्रीम ऑफ मैटर, फॉर्म एंड सेपरेशन। भौतिकता का और जो रूप आकार है और जो अलगाव की स्वप्न अवस्था की में पड़ी है चेतना, उसको जगाना यानी समय का अंत करना। लेखक कहते हैं हम ऐसी अवस्था में मन के उस ढर्रे को तोड़ रहे हैं, उस आदत को तोड़ रहे हैं जो मानव जीवन पर युगों युगों से हावी होता आ रहा है। मन का यह ढर्रा जो कि बहुत व्यापक स्तर पर अकल्पनीय दुख पैदा करता आया है, वो है, हालांकि मैं इसके लिए बुराई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे अचैतन्यता, बेहोशी या पागलपन कहना अधिक मदद करेगा। लेखक इस प्रकार अपने विचार प्रकट करते हैं। चेतना, बल्कि यूं कहिए कि अचेतनता, बेहोशी के पुराने ढर्रे को तोड़ना, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हमें करना पड़ेगा या यह हो ही जाएगा? मेरा मतलब है कि क्या यह परिवर्तन अनिवार्य है? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। करना और होना वास्तव में एक ही प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप चेतना की अखंडता के साथ जुड़े हुए हैं, चेतना का आप एक अटूट भाग हैं, इसलिए आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कोई पूरी गारंटी भी नहीं है कि लोग ऐसा कर ही लेंगे। ये प्रक्रिया अपरिहार्य या स्वयं होने वाली नहीं, इसमें आपका सहयोग अनिवार्य है, जरूरी है। इसलिए आप इसे देखें कि चैतन्यता के विकास में यह एक बड़ी छलांग है और मनुष्य जाति के रूप में जीवित बचे रहने का एकमात्र अवसर भी यह है। तो ये क्या है? ये बीइंग का आनंद है, जॉय ऑफ बीइंग, कि जो हम हैं, हमारा होना है, उसमें जब हम होते हैं तो ये आनंद का विषय है। तो खुद को इस बात के लिए सचेत और सावधान करने के लिए कि आप मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल समय को अपने आप पर हावी होने दिया है, आप एक सीधे सरल सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद से ये पूछें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, क्या उसमें संतोषप्रद आनंद, सहजता और हल्कापन है? यदि ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि समय यानी भूत और भविष्य वर्तमान को अंधेरे में धकेल रहे हैं और जीवन एक बोझ या संघर्ष जैसा दिख रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें अगर संतोषप्रद आनंद है, सहजता है, हल्कापन है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसे बदलने की आवश्यकता है, बल्कि उसे जिस तरह आप कर रहे हैं उसको बदलना ही काफी होगा। यानी जो की बजाय जिस तरह कर रहे हैं उसको बदलने से हमारा उद्देश्य पूरा होगा। यानी क्या की तुलना में कैसे अधिक महत्व रखता है। देखिए कि क्या आपका ध्यान कर्म पर अधिक है या कर्म फल पर अधिक है। वर्तमान पल जो आपको प्रस्तुत कर रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो हैं को भी पूरी तरह स्वीकार रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज पर अपना पूरा ध्यान भी दे रहे हैं और साथ ही उसका विरोध भी कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जितनी जल्दी आप वर्तमान पल को सम्मान देने लगते हैं, उसे ध्यान देने लगते हैं, उसे तवज्जो देने लगते हैं, आपके सारे दुख, सारी कशमकश, सारी छटपटाहट उतनी ही जल्दी
खत्म होने लगती है, विलुप्त होने लगती है और जीवन का प्रवाह संतोषप्रद, आनंदपूर्ण और सहजता के साथ होने लगता है। जब आप वर्तमान पल की सजगता के साथ कर्म करते हैं, तब आप कुछ भी करें वह गुणवत्ता, प्रवाह और प्रेम में पगा होता है, प्रेम से भरा होता है, भले ही वह बिल्कुल मामूली सा काम क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्म फल के लिए बेचैन बिल्कुल ना हो, उद्विग्न बिल्कुल ना हो, केवल अपने कर्म पर अपना ध्यान रखें, कर्म फल आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाए। यह एक बड़ा शक्तिशाली आध्यात्मिक आचरण है। विश्व में विद्यमान आध्यात्मिक शिक्षाओं में सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर है भगवत गीता। वह कर्म फल के प्रति आसक्त न रहने की शिक्षा देती है, जिसे कर्म योग कहा गया। इसे निष्काम कर्म की संज्ञा भी दी गई है। अब से वर्तमान से दूर दूर रहते हुए जद्दोजहद करने की जो लत आप में जब नहीं रहती, तब आपके हर कर्म में बीइंग का संतोषप्रद आनंद प्रवेश करने लगता है। जिस पल आपका ध्यान अब के प्रति रहने लगता है, तब आप एक विद्यमानता, एक निश्चलता, एक शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। आप संपूर्णता और संतुष्टि के लिए भविष्य के सहारे जीना बंद कर देते हैं। दुख से मुक्त होने के लिए तब आप उसका मुंह ताकना बंद कर देते हैं और तब आप कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहते। बीइंग की आपकी भीतरी अवस्था को तब न कोई सफलता प्रभावित कर सकती है और न कोई विफलता। आप ऐसी स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि कुछ भी हो, चाहे विपरीत चाहे फेवर में हो, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं डालता। अपनी जीवन परिस्थितियों के तले तब आपने जीवन तलाश लिया होता है। जैसे अब हम अपना बीए योगी में ध्यान कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सभी जब ध्यान करके उठते हैं तो वो स्थिति हमें उस वक्त महसूस होती है और वो काफी देर तक रहती है। अगर हम उसके साथ अभ्यास करते हैं तो फिर कुछ भी जो घटता है वो हमारे ऊपर बहुत कम असर डालता है। यानी मानसिक समय न रहने पर अपने सब का जो भाग है आपको बीइंग से प्राप्त हो रहा होता है, न कि आपके व्यक्तिगत अतीत से। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तो अतीत से या समय से हमें वह भाव प्राप्त नहीं हो रहा होता, वो हमें बीइंग से प्राप्त हो रहा होता है। इसलिए जो आप हैं उससे अलावा कुछ और बनने की मनोवैज्ञानिक भूख तब आप में रह ही नहीं जाती है। और तब आप अपने सांसारिक जीवन में अपनी जीवन परिस्थितियों के स्तर पर, चाहे आप वाकई एक धनी हो व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति बन जाएं, इस या उससे मुक्त हो जाएं, बीइंग की गहराई में तो पूर्ण ही रहते हैं, संपूर्ण अब में रहते हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका बाहरी जीवन है वो किस प्रकार का है, भीतर से आप भरे हुए हैं तो आप संपूर्ण हैं, तो आप संपूर्ण ही रहते हैं। संपूर्णता की उस अवस्था में भी क्या हम बाहरी लक्ष्यों को पाने के योग्य रहेंगे, इच्छुक रहेंगे? ये प्रश्न है लेखक डालते हैं हमारी तरफ। वो कहते हैं बिल्कुल, लेकिन तब आपको ऐसी भ्रामक आशाएं और अपेक्षाएं नहीं रहेंगी कि भविष्य में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आपका उद्धार करेगा, आपको दुख से मुक्त करेगा या आपको सुख और प्रसन्नता प्रदान करेगा। जहां तक कि आपकी जीवन परिस्थितियों की बात है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको पाना या हासिल करना आवश्यक हो, क्योंकि ये भौतिक संसार है, इसमें रूप और आकार, लाभ और हानि वाला तो ये है ही, और हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन गहरे स्तर पर आप ये जानते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें खुशी, आनंद की ऊर्जा काम किया करती है। मानसिक समय से मुक्त हो जाने पर आप अपने लक्ष्यों के पीछे, अपने टारगेट्स के पीछे भयंकर इरादे लेकर बुरी तरह से रेट रेस में नहीं दौड़ते हो, बल्कि भय, क्रोध और असंतोष से उपजे हो या कुछ बनने की तलब हो, तो भी आप अब विफलता के भय से निष्क्रिय ही रहा करते हैं, क्योंकि अहम के लिए अपना अस्तित्व खो देना जैसा होता है। ऐसी अवस्था में अहंकार, मैंपन और ईगो, मन, ये सब खो गए होते हैं और आपके सब का गहनतर भाव बीइंग से, आपके होने से प्राप्त किया जा रहा होता है। जब आप बनने की मनोवैज्ञानिक तलब से मुक्त हो रहे होते हैं, तब न आपका सुख,
न आपकी प्रसन्नता, न आपका सबका भाव किसी परिणाम पर निर्भर किया करता है। और इसीलिए जब ये चीज नहीं होती तो हमें भय से भी मुक्ति मिल जाती है, भय भी हमारे पास नहीं रहता। तब स्थायित्व की तलाश आप वहां नहीं करते हैं जहां उसे पाया ही नहीं जा सकता है, जैसे रूप और आकार में, लाभ हानि में, जन्म मरण के संसार। तब आप ये चाहना भी नहीं करते कि स्थितियां, परिस्थितियां, स्थान या लोग आपको सुख दें, प्रसन्नता दें। और अगर वे आपकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप न उतरे तो आप दुखी भी नहीं होते। हर चीज सम्मान के योग्य हो जाती है, लेकिन महत्व किसी चीज का भी नहीं। रूप और आकार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन आप उस रूप और आकार के नीचे विद्यमान शाश्वत को पहचानने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि जो कुछ भी है सत्य है, वास्तविक है, उसे तो कोई संकट ही नहीं है। जब अब आपके बीइंग की अवस्था ऐसी हो जाती है तो कैसे हो सकता है कि आप सफल ना हो, आप तो पहले ही सफल हो चुके होते हैं। तो लेखक इस प्रकार इस चैप्टर का अंत करते हैं कि जब आप अपने बीइंग में होते हैं तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि आप सफल ही सफल होते हो, असफलता का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।